डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंजेस टॉपिक है। मान लो अगर आपकी ये क्या स्लिट्स है, ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, स्क्रीन लगाई। ठीक है, ये क्या हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन है। होता क्या है, यहां से मान लो इसके जस्ट सेंटर वाली पोजीशन पे, अगर यहाँ की बात करें सी जो सेंटर वाला है, इस जगह होता है कि इसकी जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है और इसकी जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है वो क्या होते हैं सेम, सॉरी नंबर ऑफ वेव्स क्या होते हैं सेम होती है। यहाँ से अगर S1 से C तक का और S2 से C तक का जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है। S1C और S2C क्या है, इक्वल है। तो होगा क्या, तो मान लो यहाँ पे 6 वेव्स आ रही हैं, तो यहाँ पे भी क्या मिलेंगे आपको, 6 वेव्स मिलेंगी। ये जो बताओ समझ में आता है कि नहीं आता। अगर इधर आपकी 6 वेव्स है तो इधर भी क्या मिलेंगे, आपकी 6 वेव्स मिलेंगी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो होता है डेल्टा लैम्डा की वैल्यू जो जाती है। ठीक है, ध्यान से जल्दी बताओ, पाथ डिफरेंस जो होता है यहाँ पे सी वाले पॉइंट पर, पाथ डिफरेंस की बात करूँ तो कितना होगा, जैसे बताओ। हाँ बताओ जल्दी। सी वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, अगर ऊपर से भी 6 वेव आ रही नीचे भी 6 वेव आ रही, तो उस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा आपका, जीरो पाथ डिफरेंस हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों को क्या, जीरो पाथ डिफरेंस है, और इस पाथ डिफरेंस है, और इसी वजह से हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है। यहाँ पे क्या मिलती है मुझे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी एक क्या कर दी, छोटी सी स्लैब लगा दी। ठीक है, स्लैब लगाने की वजह से होगा क्या, कि यहाँ पे भी तो मान लो 6 वेव थी, यहाँ पे भी 6 वेव थी, अब ऊपर क्या आ जाएंगी, 7 वेव्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है स्लैब के अंदर क्या, स्लैब का क्या होता है, स्लैब के अंदर क्या होता है, वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब अभी तो क्या थी, इतनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ थी, लेकिन जैसे मैंने स्लैब लगा दी इसके अंदर क्या हो गया, वेवलेंथ थोड़ी सी छोटी हो गई। हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, उसमें भी पढ़ा था हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में। यहाँ से क्या चीज, पहले मान लो पहले इतनी थी, हवा में इतनी थी, ग्लास स्लैब में पहुंच गई तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी पतली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मीडियम में चाहते ही वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या फिर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, इस टाइप से रिलेशन होता है। हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में देखा भी था कि मान लो अगर ऐसे ऐसे आ रही है तो इसके बाद क्या होगी, वेव्स थोड़ी सी पतली हो जाती थी। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, स्नेल्स लॉ जब हमने डिराइव किया था तो वहां पे ये पढ़ा था। तो सेम चीज वही है। अब होगा कि यहाँ पे मान लो 6 वेव आ रही थी, यहाँ पे भी 6 वेव आ रही थी, लेकिन ग्लास स्लैब पे लगाते ही इस चीज के अंदर कितनी वेव्स आ गई हैं, 2 वेव आ गई हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी वेव हो गई, यहाँ से 7 वेव। पहले यहाँ पे कितनी थी, एक ही वेव थी इतने एरिया में, लेकिन जैसे मैंने ग्लास स्लैब इंसर्ट करी तो ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दी, अब यहाँ पे कितनी वेव्स आ जाएंगी, 2 वेव्स आ जाएंगी। ये जो समझ में आता है कि नहीं आता, एक पहले से थी और एक और आ गई। हाँ मतलब यहाँ पे अभी हम लोगों ने बोला 1 2 ऐसे थी, यहाँ पे एक वेव आ रही थी, लेकिन जैसे मैंने ग्लास स्लैब लगाया तो इसके अंदर ये ऐसे करके 2 वेव हो जाएंगे इसके अंदर, तो एक वेव और एक्स्ट्रा आ गई, इतने ही स्पेस में क्या हो गई, एक वेव एक्स्ट्रा आ गई। तो अब यहाँ पे कितनी आ गई, 7 वेव, यहाँ पे कितनी आ गई, 6 वेव ही आ गई। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितने का हो जाएगा, इस बार लैम्डा का हो जाएगा। जीरो का नाम के यहाँ पे कितने का हो जाएगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा का हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज। तो लैम्डा का पाथ डिफरेंस होता ही, अब इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहलाएगी। ये कहलाएगी आपकी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहलाएगी। क्लियर है वाली चीज। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो जो पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज है, देखो सेंट्रल फ्रिंज हम उसी को बोलते हैं जब क्या होते हैं, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से कितने का पाथ डिफरेंस है, 0 का पाथ डिफरेंस है। अभी कितने का है, लैम्डा का पाथ डिफरेंस, तो ये फर्स्ट कहलाई जाएगी। तो हमें अगर 0 ब्राइट फ्रिंज मतलब 0 का पाथ डिफरेंस है ये, तो इस वाली पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर खिसकाना पड़ेगा। ये जो बताओ, मतलब नीचे से 6 वेव आ रही है, ऊपर से 7 वेव आ रही है, मुझे एक ऐसा पॉइंट देखना है जहां से ऊपर से भी 7 आए, या ऊपर से जितनी वेव आ रही है नीचे से भी उतनी वेव आए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर खिसकाना पड़ेगा। जैसे मैं इसको ऊपर खिसकाऊंगा इस वाले पॉइंट को, तो होगा क्या, नीचे वाला पाथ लंबा हो जाएगा, ऊपर वाला पाथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और अगर ये लंबा हो जाएगा तो यानी उसमें जो एक एक्स्ट्रा वेव थी वो यहाँ से कंपनसेट हो जाएगी। ये जो कुछ समझ में आया, तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा, मुझे क्या मिल जाएगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या है कि थोड़ी सी खिसक जाती है। तो हम लोगों को यही देखना है कि उसकी जो पहली एकदम सेंटर में मिल रही थी वो पोजीशन अब कहाँ पे होगी, उसकी पोजीशन हम लोगों को देखनी है।
ये हमारा टॉपिक है। ये Clear? पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का भी आ सकता है। हाँ लैम्डा बाई टू का लैम्डा बाई टू नहीं फुल वेव का देखेंगे हम लोग। बात समझ में आती है? डार्क नहीं मिलेगी। डार्क भी मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन देख रहे हैं ना, हम तो ब्राइट फ्रिंज की भी पोजीशन देख रहे हैं अभी तो, नहीं, मतलब सेंट्रल yes. ब्राइट की फ्रिंज देख रहे हैं हम तो, सेंट्रल ब्राइट की पोजीशन कहाँ गई वो देखना है। बाकी जो वो सब आपकी खिसकेंगी, मैं बोल रहा हूँ जब यहाँ पे पहुंचेगी तो हो सकता है इसकी 7.5 वेव आए और नीचे वाले से आपकी 8 वेव आए। नहीं, जहाँ पे पहले सेंट्रल बनना था वहां पे डार्क नहीं होगी। हो सकती है, हो सकती है, वो भी हो सकती है। बात समझ में आती है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो 6 वेव थी उससे अब एक्स्ट्रा वेव आ गए, वो एक्स्ट्रा वेव की वजह से वहां पे सेंट्रल ब्राइट ना मिलके या तो फर्स्ट ब्राइट मिलेगी या सेंट्रल डार्क मिलेगी, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, मैंने अपने लिए 8 बजे शुरू किया। हाँ जी ठीक है, ये चीज आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो इसी का हम लोगों का एक्सप्रेशन देखना है कि अगर मैंने यहाँ पे जो ग्लास स्लैब लगाई है उस ग्लास स्लैब की आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज दी जाएंगी। एक तो ये दी जाएगी कि इसकी थिकनेस कितनी है, और एक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा, और फिर ये पूछा जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कितने सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या आएगी वो हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ इस पे ही क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था दो क्वेश्चन दो तरीके से मिलते हैं, तो पूरा का पूरा इसको पानी में डिप कर दो तो वो वाला क्वेश्चन मिल जाता है। एक ये करते कि ग्लास स्लैब लगा देंगे तब क्या होगा, और इसका डेरिवेशन भी आता है, तो दोनों चीज आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। क्लियर है वाली चीज? तो इसका हेडिंग का नाम क्या है, वो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंजेस। ठीक है, जो फ्रिंजेस है तो यहाँ पे सेंटर साइड में लीजिए आप, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, शिफ्ट हो जाएगी। और ये भी पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, ये भी पूछा जाएगा डायरेक्टली कि अगर हम लोगों ने ऊपर ग्लास स्लैब लगा दी तो ये इसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज उसी जगह मिलेगी, ऊपर मिलेगी या नीचे मिलेगी। तो इतना ध्यान रखना है, जहां पे ग्लास स्लैब लगी हुई होगी उस तरफ क्या हो जाता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन खिसक जाती है। क्लियर है वाली चीज, समझ में आता है? ग्लास लैम्प लगाने से कोई चेंज तो आएगा, मतलब जैसे जो रे ऑफ लाइट है वो ज्यादा टाइम में जाएगी। हाँ ऐसा वेवलेंथ में चेंज आते हैं, हम लोगों ने वेवलेंथ का चेंज बता दिया, वेवलेंथ को बता दी कि वेवलेंथ पहले यहाँ से लेके यहाँ तक 6 वेव थी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक आ जाएंगे 7 वेव हो जाएगी, वेवलेंथ का चेंज हो जाएगा। क्योंकि म्यू की वजह से, अगर म्यू कभी भी चेंज होता है तो उसकी वजह से 3 चीजें चेंज होती है। म्यू की वजह से क्या क्या चेंज हो जाता है आपके, एक तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, एक उसका क्या चेंज हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, हाँ स्पीड चेंज हो जाती है, और तीसरा क्या हो जाता है, उसका एंगल चेंज हो जाता है। एंगल की तो बात ही नहीं कर रहे, स्पीड और लैम्डा चेंज हो रहा है, तो हम लोग ने सिर्फ लैम्डा पे ही फोकस कर दिया, बाकी तो हम लोगों ने बोला जो है स्पीड जब जल्दी आया बाद में पहुंच तो जानी है वहां पे, लाइट तो वहां पे पहुंच रही है, वो लाइट कितने वेव पे पहुंच रही है, वो 4 वेव पे पहुंच रही है, 5 वेव पे पहुंच रही है, 6 वेव पे पहुंच रही है, वो हम लोगों को देखना है बस यहाँ पे। क्लियर है वाली चीज, ये इसका वो है डेरिवेशन है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट है। और उड़ रहा है ऐसे। लिखो, लेट अस कंसीडर, इसी के अंदर लिखना, लेट अस कंसीडर young double slit experiment, let us consider young double slit experiment setup, YDSC setup, ठीक है, in which distance between slits is d, distance between slits is d small, and distance between distance between slit and screen, and distance between slit and screen is d capital, full stop. In this setup, if we insert a thick slab of refractive index,
mu, a thick slab of refractive index mu of thickness T on thickness, oh sorry, of thickness T in front of any one slit, in front of any one slit, say say S1, in front of any slit, say let's say S1, ठीक है, full stop. अगर ग्लास स्लैब अगर सेकंड S2 पे लगा होगा तो नीचे शिफ्ट होने नीचे लगेगी. shift हो हाँ जाएगा. ठीक है, ये चीज ध्यान रखते हो. ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मतलब ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जा सकते हैं. हम लोगों ने स्लैब यहाँ पे लगाया, ठीक है. उसके बाद इसके सेंट्रल राइट फ्रिंज में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कहाँ आएगा, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या वहीं जाएगी. इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. या फिर तीसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि वो क्या बोलते हैं आपका इंफॉर्मेशन नॉट मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन. तो यहाँ पे चार ऑप्शन यही होंगे, या तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, या फिर आपकी हो जाएगा ऊपर जाएगा, या फिर नीचे जाएगा, या फिर वही चेंज जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो आपको क्या बोलना है, जहाँ पे स्लैब होता है उस साइड वो क्या हो जाती है, खिसक जाती है. और अगर मैंने दोनों पे लगा दिया तो वो सेम रहेगा. तो सेम ही रहेगा, तब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. और इसकी पोजीशन का भी फर्क नहीं पड़ता. ग्लास स्लैब चाहे मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता. क्लियर है वाली चीज, वो है उससे वो वाली चीज आपके सिलेबस में नहीं है कि यहाँ पे लगाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे लगाएंगे तब क्या होगा. यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, दोनों जगह क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा. बात समझ में. लेकिन वैसे एक्चुअली में तो कुछ और सेटअप होता है. जब हम यहाँ पे छोटा सा लगाते हैं तो बाकी फ्रिंजेस तो सही चलते हैं, बस वही वाली वेव्स आपकी बिगड़ जाती हैं. लेकिन ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है. आपको तो ये बोलना है कि ये हॉलसा में क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्लियर है वाली चीज, ठीक है. तो इसमें क्या था आपका, हाँ ये चीज लिख ली, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखना. इसी के अंदर पहले नोट करके एक चीज लिख दो. With the introduction of glass slabs, with the introduction of glass slabs, with the introduction of glass slabs, the central fringe shifts toward that side where the slab is inserted. ठीक है, सब 2 मिनट का टाइम देना. चलो समझो ध्यान से. हाँ समझ में ध्यान से देखो. यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा डायग्राम तुम लोग भी बना दो. ये S1 है, ये S2 है. चलो शुरू करते हैं. इसके वहाँ पे सेंटर पोजीशन C है. यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन कैलकुलेट करनी है. उनके बीच डिस्टेंस स्मॉल d है. एक बार बनाओ इसको, फिर एक लाइन और लिखाऊंगा.
हाँ जी सर में आ गया, बना ले डायग्राम। लेट P be any position, let P be any position on the screen, let P be any position on the screen where we will calculate the path difference, where we will calculate the path difference, where we will calculate the path difference। ठीक है, वही जैसे हम लोगों ने पुराने वाला डेरिवेशन किया था कि हम लोग P पॉइंट पे देखेंगे S2P माइनस S1P, और जब इसकी वैल्यू हो जाएगी उसी चीज को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, n लैम्डा से कंपेयर कर देंगे। S2P माइनस S1P का फॉर्मूला हमने निकाला था x d बाय कैपिटल D, ये वाली चीज निकालते हैं तो हम लोगों ने किसके बराबर कर दिया था, n लैम्डा के बराबर कर दिया। तो वही वाली पोजीशन फिर से हम लोग कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या मान लिया, x डैश मान लिया, नई पोजीशन है x डैश। ठीक है, अब देखो सवाल ध्यान से, हम लोगों ने बोला कि टाइम टेकन बाय द वेव, टाइम टेकन बाय द वेव फ्रॉम S1 to P will be equals to, हाँ टाइम इन एयर प्लस टाइम इन वाटर। मतलब अगर हम लोगों को S1 से लेके P तक का टाइम देखना कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने उसको कितना टाइम लग रहा है, तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, हम लोगों ने पहले तो ये देख लिया कि हवा में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, प्लस इसके अंदर कितना ट्रेवल किया। मतलब हम लोगों ने देखा कि हवा में कितना टाइम लग रहा है उसको, इसके अंदर कितना टाइम लग रहा है। टाइम का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हवा की स्पीड कुछ और है और ग्लास स्लैब की स्पीड कुछ और है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या काम किया, दोनों चीज को अलग अलग कैलकुलेट किया। हवा में कितना डिस्टेंस है वो देखा यहाँ पे, और यहाँ पे ग्लास स्लैब के अंदर कितना डिस्टेंस है उसका टाइम अलग से कैलकुलेट किया, क्योंकि दोनों जगह स्पीड क्या है, अलग अलग है। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है। जब हवा वाली डिस्टेंस देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, S1P थी, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, S1P हवा में, लेकिन टी डिस्टेंस उसकी नहीं थी हवा में। टी डिस्टेंस कहां पे थी, उसकी ग्लास स्लैब में थी, तो इसलिए हम लोगों ने क्या माइनस कर दिया, S1P में से टी माइनस कर दिया। ये तो हो गया इसके हवा की डिस्टेंस अपॉन हवा में स्पीड कितनी होती है इसकी, स्मॉल सी, स्पीड ऑफ लाइट की हो जाती है। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, टाइम इन एयर प्लस ग्लास स्लैब के बीच का अगर टाइम हम लोग बोलेंगे तो ग्लास स्लैब के बीच का टाइम कैसे निकलेगा, अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, टी, और इसकी स्पीड कितनी है इसके अंदर, मान लो v है। ठीक है, वो v की वैल्यू फिर हम लोग देख लेंगे, v की वैल्यू क्या है, v इक्वल्स टू c बाय n, ये वाला रिलेशन मालूम है। n क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू लिख लो, म्यू लिखो, ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता। मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि S1 से P जब जा रहा था तो उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, उतना टाइम S2 से P तक को जाने को लगेगा। लेकिन S1 से P तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो दो जगह बट रहा है, एक तो थोड़ा सा टाइम इसके अंदर लग रहा है और थोड़ा सा टाइम कहाँ लगा, हवा में। चाहे ग्लास स्लैब शुरू में रखी हो बाद में रखी हो, टोटल डिस्टेंस में से टी डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, तभी हमें क्या पता चलेगी, हवा की डिस्टेंस पता चलेगी। तो हवा की डिस्टेंस कितने है, S1 से लेके P तक की डिस्टेंस, लेकिन माइनस क्या कर दिया हम लोगों ने, टी, क्योंकि टी कहां पे चल रहा है, वो इस ग्लास के अंदर, और टी के अंदर स्पीड कितनी है, v है, हवा में स्पीड कितनी है उसकी, c है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला, v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, ये तो ऐसे रहा S1P माइनस टी, टी यहाँ पे थिकनेस है, टाइम नहीं है, अपॉन c माइनस, अगर v का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू c बाय n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका हाँ, तो अपॉन में अगर v आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c नीचे हो जाएगा, n ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n t अपॉन c। दोनों को कॉमन लिया हम लोगों ने, दोनों के नीचे c कॉमन ले लिया, और इन दोनों से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, t कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा S1P माइनस t माइनस nt, क्या चीज, दोनों टी थिकनेस वाले हैं। हाँ, दोनों ही टी क्या है आपके, थिकनेस क्या है, जो ग्लास स्लैब की है। और अब दोनों में से क्या कॉमन ले लिया हम लोगों ने, टी कॉमन ले लिया, तो ये वाली चीज कितना रहेगा इफेक्टिव, मतलब टाइम कितना हो जाएगा इसका, हवा में टाइम कितना हो जाएगा, S1 से लेकर P तक का टाइम कितना हो जाएगा, S1P माइनस n+1,
इंटू टी अपॉन सी। ठीक है, ये जो बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है? प्लस आ गया, अच्छा गलती हो गई, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है ना, ये वाला प्लस है। ठीक है, अब सही है। तो यानी कहाँ पे चेंज हो जाएगा इसका, ये वाली चीज प्लस हो जाएगी। तो हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लिया कॉमन हम लोगों ने, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस एन माइनस वन एन प्लस वन। अच्छा हम लोगों ने कॉमन लिया, हम लोगों ने प्लस ही लिखा है, तो अब एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चीज बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? वो प्लस की गलती हो गई थी, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जब हम लोगों ने S1 से P तक का देखा तो इसका हवा का टाइम देखा और T का टाइम देखा, फॉर्मूला लगा दिया, बस यहाँ पे हम लोगों ने V की जगह क्या लगा दी, V की जगह N/C लगा दिया, और उसके बाद हम लोगों ने कॉमन लेते का ये क्या आ गया आपके पास, पूरा पूरा हवा वाला टाइम आ गया। इसको कैलकुलेट करो, फिर समझाता हूँ इसमें। सर n की जगह हम लोग म्यू लिखेंगे ना? अच्छा हाँ, तुम लोग म्यू लिखो, इसको अलग है, म्यू लिखो यहाँ पे तुम लोग, हमारा तो म्यू चल रहा है ना, म्यू माइनस वन। क्लियर है वाली चीज? ठीक है, इसके साइड में ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय म्यू होता है, तो उस हिसाब से c v के वैल्यू हम लोगों ने लगा दी म्यू बाय c। हाँ जी, ये समझ में आ गया सबको? अब एक चीज समझना, अगर अब हम लोग देखेंगे तो अब हमें ये पता चल गया, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखोगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। कि पूरी चीज इसकी डिस्टेंस बता रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है, S1P माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। ये डिस्टेंस तरीके से हो गया कि अगर वो c की स्पीड से चलती, मैं बोलता था ग्लास लैब नहीं होता, ठीक है, मतलब ग्लास लैब है, लेकिन उसकी वजह से जो इसका डिस्टेंस में जो चेंज आया है, वैसे तो S1P आपका टोटल डिस्टेंस है, S1P क्या आपका टोटल डिस्टेंस है, लेकिन हुआ क्या, उस S1P में थोड़ा सा डिस्टेंस किस स्पीड से चल रहा था, v स्पीड से चल रहा था। स्लैब के अंदर किस स्पीड से चल रहा था, v स्पीड से, हवा में किस स्पीड से चल रहा था, c स्पीड से। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैं ग्लास स्लैब रखूं ही ना, तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, S1 से लेके P तक का जो टाइम है, उसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि S1P माइनस n माइनस प्लस n माइनस वन इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये चीज क्या आएगी, अपॉन में हम लोगों ने क्या लगा दिया, स्पीड सी। अब इसका क्या मतलब है कि अगर ग्लास लैब ना हो, ये स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करे, तो इसको यहां से लेके यहां तक वो जो डिस्टेंस है वो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया, S1P माइनस ये वाला एक्सप्रेशन हो गया। मतलब अभी तो ये वाली चीज वैसे तो सही है कि हाँ उसने डिस्टेंस कितना चला S1P, लेकिन S1P में टी टाइम टी थिकनेस वो किस स्पीड से चल रहा था, v से, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या हो गया कि वो c स्पीड से चलता रहे, तो जितनी देर को उसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगी, वो ये इसके बराबर भी होगी कि अगर वो इतनी बड़ी डिस्टेंस, अगर वो पूरी c स्पीड से चलता रहे, इसमें भी c की स्पीड से चले, तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा उसको, S1P प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी, उसको डिस्टेंस अलग से चलना पड़ेगा। v के रिस्पेक्ट में अभी नहीं लिया, अभी v के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोग सारी चीज को हम लोगों ने c के रिस्पेक्ट में कर, लेकिन अगर c ही हुआ वहां पे से, हम लोगों ने कहां पे चेंज कर दिया, हम लोगों ने स्पीड पे चेंज नहीं किया, यहाँ पूरी चीज सब सही थी, यहाँ पे v अलग था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करके हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट को क्या कर दिया, c ही रहने दिया। क्लियर है वो चीज, क्योंकि हम लोग कंपेयर करने में आसानी है। अब इसको 2 मिनट और समझो, फिर थोड़ा सा समझ में आएगा। अब हम लोगों ने बोला जब S2P जाएंगे हम लोग, तो S2P डिस्टेंस तो यही हो जाएगी जो नॉर्मली होती है,
और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P की इफेक्टिव डिस्टेंस। कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। हाँ, S1P से लेके आपके मतलब S2P के होता क्या, मतलब इसकी वजह से हुआ क्या, हम लोगों ने जो थिकनेस थी, जो टी थिकनेस थी, इसका हमने ज्यादा काम नहीं देखा, बस हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जो वेव्स कम ज्यादा हो रही थी, वो कम ज्यादा सब कुछ कंपनसेट करके, अगर हम लोग कम ज्यादा ना माने, इसको एक इकट्ठा मान ले, तो S1P आपका कितना माना जाएगा, S1P की इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी, S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये टाइम टेकन का है S1 से लेके P तक का, S1 से लेके P तक का टाइम कितना है, S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन सी आ रहा था, यहाँ पे C का स्पीड ऑफ लाइट, तो यानी कि इस हिसाब से क्या हो गया, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यानी यही क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्टेंस कौन सी होगी, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से चले, क्लियर है वो चीज। और स्पीड ऑफ लाइट से जब S2P जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो उसकी डिस्टेंस S2P ही है। तो अब हम लोगों ने बोला कि डिस्टेंस में जो चेंज आया है, वो हम लोगों ने ये बोला पाथ डिफरेंस जो S2P माइनस S1P है, तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली गई है, ये चीज आपको शायद थोड़ी सी समझ में आए, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली गई है, वो अगर मैं देखूंगा तो S2P माइनस S1P की जगह क्या लगा दूंगा, यही वाला फॉर्मूला लगा दूंगा पूरा, ठीक है। S2P माइनस S1P की जगह ये वाला फॉर्मूला लगा, तो ये क्या आएगा, S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, इसको ब्रैकेट में, तो इसी को हम लोगों ने बोला S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये चीज होती थी आपकी हवा वाली पाथ डिफरेंस। एक्स्ट्रा पार्ट हम लोगों को कितना मिल गया इस एक्सप्रेशन में, ग्लास कैप के आने से एक्स्ट्रा पार्ट कितना मिला आपको, म्यू माइनस 1 इंटू टी। बात समझ में आते हैं। तो यही चीज, ये चीज आपको क्या दिखाएगी कि इतने में आपकी एक्स्ट्रा वेव आएंगी। यहां तक जो चल रहा था वो चल रहा था, अगर हवा में होता, पूरा सेटअप अगर हवा में होता, तो वहां पाथ डिफरेंस इतना था। लेकिन ग्लास स्लैब के आने से अब जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा था, म्यू माइनस 1 इंटू टी और आ गया इसके अंदर, नया जो कॉन्सेप्ट आ गया, नया पार्ट क्या गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो जो आपका पाथ डिफरेंस था, जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आता है, डेल्टा लैम्डा का जो फॉर्मूला आता है, उसके अंदर हम लोगों ने एक्स्ट्रा पार्ट कितना बोल दिया, वहां पे क्या गया, म्यू माइनस 1 इंटू टी वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ चुका है। ये एक चीज बताओ, थोड़ा सा सर में आया कि नहीं आया? जब हम लोगों ने हवा वाला पुराना कॉन्सेप्ट कंपेयर किया और ये वाला ग्लास स्लैब वाला कंपेयर किया, तो हम लोगों को ये पता चल गया पाथ डिफरेंस में इतना पोर्शन आपका क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। क्लियर है वाली चीज? ये कुछ समझ में आया कि नहीं? और यही क्या कर देगा आपका यहाँ का जो एक्स्ट्रा वाला डेल्टा लैम्डा था, मतलब हम लोगों ने बोला कि पहले मान लो यहाँ तक, इसको ऐसे नहीं समझेगा, चलो मैं समझते हैं। हाँ, सी में हम लोगों ने नहीं देखना टाइम का एक्सप्रेशन था, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस रखते हैं, डिस्टेंस रखा, तो डिस्टेंस में आपका सिर्फ डिस्टेंस वाली S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी रखा जाएगा। हाँ, यहाँ तक कुछ समझ में आया? क्लियर है वाली चीज? तो हम लोगों ने बोला कि अब जो भी, मतलब पहले सी पे क्या मिल रहा था हम लोगों को, सेंट्रल जीरो वाला मिल रहा था। क्लियर है वाली चीज? क्योंकि सी पे हम लोगों के पास पाथ डिफरेंस कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। लेकिन अब हम लोगों ने बोला जब हम सी पे देखेंगे तो ऊपर वाला कितनी डिस्टेंस चल रहा है, ऊपर वाला इतनी डिस्टेंस चल रहा है, S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये डिस्टेंस उसकी है। तो इस चीज में होगा क्या, उसकी एक्स्ट्रा वेव भी आ जाएगी। प्लस हम लोगों ने इतना कर दिया ना, तो इसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस लगी हुई है, इसमें क्या लगी आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा डिस्टेंस लगी हुई है। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस की वजह से हमारा क्या बोला जाएगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ एक आध वेव एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको। क्लियर है बच्चों? तो एक आध वेव जो एक्स्ट्रा मिली है वो हमारे पास क्या हो गया, वो हम लोगों ने इसके अंदर लगाई है। तो हम लोगों ने बोला कि यही चीज अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को सेंट्रल नहीं बना के वहां पे कुछ और आएगी, और कहीं और हम लोग देखेंगे तो वहां पे क्या जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थोड़ी सी ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट हो गई है। ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया, बता दो वैसे। देखो S1 से लेके P तक का P पॉइंट यहाँ पे था कि हम लोगों ने केसेस क्या देखे थे कि अगर P पॉइंट को मैं C पॉइंट पे ला दूं, P पॉइंट को C पॉइंट पे ला दूं, तो x डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हमारे पास जो पुराने केसेस थे, हम लोगों ने क्या देखा था कि P पॉइंट को हम लोग कहाँ लेके आ रहे हैं, C पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने P को C पे लेके आए तो हुआ क्या, वहां पे हम लोगों ने बोल दिया कि ये वाला जो डिस्टेंस है, तो x डैश थी, x डैश किसके बराबर आती है, S1P माइनस S2P के बराबर आ रही थी। ठीक है, तो उसकी जगह हम लोगों ने बोला x डैश की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। वही चीज हम लोगों ने बोला, अभी जब हम इसको जीरो कर देंगे, x डैश को अगर हम लोग जीरो कर दे, तो S1P माइनस S2P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, और एक्स्ट्रा चीज आ गई है यहाँ पे। तो यानी ये क्या देगा, अभी आपको जीरो वेव फ्रंट ना देके यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा वेव फ्रंट देगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट थोड़ा मुझे लगा चेंज, अजीब सा हो गया वाला। ठीक है, नहीं इसका कोई डिफरेंस आ गया ना, कितनी वेव्स का डिफरेंस। हाँ, एक काम करना, मुझे प्लीज प्रदीप ला देना, या फिर इसकी फोटो कर सेंड कर देना इसका। ठीक है, असल में क्या है ना, इसमें पूरा अलग कॉन्सेप्ट दे रखा है,
हाँ मैं व्हाट्सएप कॉल कर कल नहीं, कर दो छुट्टी है, परसों एक बार वो वाला देना, मैं उसमें देख लूंगा, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो यही चीज आपका एक बार मैं आपको फिर समझा दूंगा, टेंशन मत लो, बस आप थोड़ा सा आइडिया ले लो कि हुआ क्या यहाँ पे। हम लोगों ने टाइम के फॉर्मूले से सारी चीजें की है, टाइम से हम लोगों को इतना पता चल गया कि ये वाली चीज आपको क्या मिल रही है, थोड़ी एक्स्ट्रा मिल रही है, माइनस वन इंटू टी क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा, और इसी के अंदर वेव आएंगी जो भी आएंगी, जो भी वेव आ रही है वो किसके अंदर है, म्यू माइनस वन इंटू टी के अंदर, तो यही क्या कर देगा आपका पाथ डिफरेंस जनरेट कर देगा यहाँ पे सी वाले पॉइंट पे, ठीक है। इस वाली चीज को इसके आगे मुझे कंफ्यूजन था, हाँ इसके आगे लिखो, if the whole setup is in the air, if whole setup is in the air, if whole setup is in the air, then S2P minus S1P, S2P minus S1P equals to किसके बराबर हो जाता था, उसके बराबर हो जाता था एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, हम लोगों ने पहले देखा हुआ एक्स डी बाय कैपिटल डी, पीछे वाले उसमें वहां पर हम लोगों ने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था, तो ये आता है एक्स डी बाय कैपिटल डी आ रहा था, कैपिटल डी नीचे होता है, स्मॉल डी ऊपर होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे समझ आता है, बट when we introduce thin slab, but when we introduce thin slab, then path difference that is S2P minus, that is S2P minus S1P dash whole dash, इस टाइप से S1P dash, इसकी बात करें हम जो हमारे पास है S2P minus S1P dash equals to S2P minus S1P dash, S2P minus S1P की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये वाला फॉर्मूला S1P माइनस T माइनस म्यू प्लस 1T, ये चीज आ गई। S1P प्लस म्यू माइनस 1 का होल, सही है। हाँ प्लस म्यू वन, नहीं यहाँ से प्लस था, वो माइनस बाहर वाले से अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और S2P माइनस S1P की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा है, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू डी, दिस इज डेल्टा लैम्डा। मैं एक्सप्रेशन फाइनली डिराइव कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझा मैं एक बार फिर से दूंगा कल को, मतलब परसों। तो यहाँ से अब हम लोग पहले भी क्या निकाला था, जब हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था डेल्टा लैम्डा, जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया एक्स डी बाय कैपिटल डी देखा था, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा था, एक्स की वैल्यू देखी थी कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया था, लैम्डा डी बाय डी, इस टाइप से आ गया था आपका फॉर्मूला पहले की बात करें तो। जब हम लोगों ने पहले देखा था तो पहले पाथ डिफरेंस निकाला था, फिर वहां से हम लोगों ने पोजीशन के लिए एक्स निकाला था कि वो पोजीशन क्या है,
तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा डी बाई डी होगी थी। वही चीज अब हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यही चीज अब क्या हो जाएगी आपकी, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सब चीज इधर आती रहेगी। तो ये एक्स डी बाय कैपिटल डी विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये हो गया। और उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, इसके बाहर कैपिटल डी और इसके अंदर स्मॉल डी। डेल्टा लैम्डा क्या है, पाथ डिफरेंस। हाँ, पाथ डिफरेंस। पहले केस में क्या आ रहा था, एक्स की वैल्यू ये आ रही थी, देख लो हवा वाले केस में कितनी आ रही थी, एक्स की वैल्यू ये आ रही थी। लेकिन अगर हम लोगों ने इसमें ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। अब इसके केसेस समझो, केसेस से थोड़ा समझ में आएगा। ये चीज लिखती है, कॉपी कर लिया, लवी हो गया कॉपी सारा। रब कर दूं इसको, हम इसको x डैश डी बाई डी लिख सकते हैं, डेल्टा क्या चीज, x डैश डी बाई डी, एक्स डैश डी बाई डी, किसको, डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा को, डी बाई डी। डिस्टेंस x डैश चेंज हुई थोड़ी सी। हाँ नहीं, डिस्टेंस एक्स डैश चेंज में वो जो पोजीशन है वो एक्स डैश है। x डैश डी बाई डी लिख सकते हैं अगर हम नहीं उसको हम x डी अपॉन डी लिख सकते हैं। नहीं, हम लोग उसको लैम्डा की फॉर्म में लिखेंगे ना, हमें लैम्डा की फॉर्म में निकालना है कि जीरो वेव फ्रंट है तो जीरो का पाथ डिफरेंस नहीं लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे जीरो, तो हम एक्स डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर आपने वो कर दिया तो एक्स डैश से एक्स डैश कट जाएगा, फिर कॉमन पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, यहाँ तक समझना ध्यान से। अगर हवा में होता था तो एक्स की वैल्यू क्या आती थी, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ये आता था। यहां से समझना दोनों चीजों में क्या डिफरेंस आ रहा है। और अगर ग्लास स्लैब लगा रहा हूं तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ रही है, हम लोगों ने क्या बोला इसको, एन लैम्डा ही बोल दो, एन लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल स्मॉल कैपिटल डी, ऐसे ऐसे अपॉन स्मॉल डी। हाँ, ये चीज समझ में आती है। उसके बाद हम लोगों ने ये बोला था, जब एक्स डैश, अगर हम लोगों को सी पे देखना है, सी वाली पोजीशन पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं इसका, नहीं हम लोगों ने ये बोला था कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां मिलेगी, बताओ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां मिलती है, जहां पे एन लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जहां पे पाथ डिफरेंस अगर आपका जीरो हो रहा है तो वहां पे क्या मिलती थी आपकी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हवा वाले केस में देखो, एन लैम्डा की वैल्यू अगर जीरो कर देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां मिलती है आपको, एकदम यहाँ पे। अगर हम लोगों ने x को यहीं से तो कैलकुलेट किया है कि इससे ऊपर जाएंगे तो x है, अगर x जीरो ही हो गया यानी वो कहीं कहां हो गया, सेंटर पे आ गया, तो तब आपका जीरो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां मिल रही थी, एकदम सेंटर पे मिल रही थी। इस वाले केस में अगर मैंने बोला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन तो यही है कि एन लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, पाथ डिफरेंस दोनों में कितना हो जाए, जीरो। अगर वो वैल्यू मैं यहाँ पे लगा दूं जीरो, तो आपका x की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब आपकी वैल्यू जीरो नहीं आई है। अब वो जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज है ना, जो आपको सेंटर पे मिल रही थी, वो अब आपको सी पे ना मिलके कुछ और पोजीशन पे मिलेगी, और वो किस पे डिपेंड करेगा, म्यू पे और टी पे। ये चीज यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि हम लोगों ने करा क्या क्या है। पहले वाला एक्सप्रेशन ये था, हवा का एक्सप्रेशन ये था। देखो हमें ये नहीं मालूम पोजीशन क्या आनी है, लेकिन हमें इतना मालूम है सेंटर ब्रिज फ्रिंज वहां पे मिलनी है यहाँ पे एन लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जहां पे दोनों वेव का पाथ डिफरेंस जीरो हो रहा है वहीं पे क्या मिलता है हम लोगों को, ब्राइट फ्रिंज मिलती है। इतना मालूम है सबको कि जहां पे हमारा क्या बोलते हैं इसका, जहां पे पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा वहां पे क्या मिलेगा आपको, सेंटर की ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, सेंटर ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। जहां पे आपका एन लैम्डा की वैल्यू 1 लैम्डा हो गई, वहां पे क्या मिलता था आपको, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलता था। जहां पे 2 लैम्डा का डिफरेंस हो जाएगा वहां पे क्या मिलता था आपको, क्या हो गया, हाँ एन लैम्डा क्या है भैया, एन लैम्डा पाथ डिफरेंस, और ये डेल्टा लैम्डा भी पाथ डिफरेंस, हाँ एन लैम्डा डेल्टा लैम्डा बात एक ही है। और ये हाँ बोल जल्दी बोल। ये ब्राइट वाले के लिए और डार्क वाले के लिए 2n 2n-1 लैम्डा, 2n-1 बाय 2, ठीक है, वो चीज नहीं देख रहे हैं अभी हम लोग ब्राइट के लिए देख रहे हैं। समझो ध्यान से, x क्या है, एन लैम्डा डी बाई डी।
ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलती है, जहां पे, सुनना ध्यान से, ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी, जहां पे डेल्टा लैम्डा की वैल्यू या तो 0 हो जाए, या फिर 1 लैम्डा हो जाए, या फिर 2 लैम्डा हो जाए, या फिर 3 लैम्डा हो जाए। ये चीज आपको मालूम है? ये सब क्या देता था आपको, ब्राइट फ्रिंजेस देता था। और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालेगा, हम लोगों ने ये बोला एन लैम्डा की जगह का मैंने 0 लगा दिया तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो हमें पता चलेगा कि 0 यानी सबसे पहली सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज कहां मिल रही थी, एकदम सेंटर पोजीशन पे मिल रही थी। क्या हुआ, खुद हंस रही है, अरे वो कुछ करा उसने तब ये मुझे हंसी आई। सीखा होगा। सुनो ध्यान से प्लीज, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे सेंटर ब्राइट फ्रिंज ही चाहिए। सेंटर ब्राइट की फ्रिंज की कंडीशन क्या है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेकिन वो कंडीशन जब मैंने यहां पे लगा के देखी तब मेरी एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, तब मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, कुछ और आ रही थी। एक्स की वैल्यू ये आ गई, और ये मुझे क्या शो कर रहा है कि भाई इसका जो सेंटर ब्राइट फ्रिंज है वो 0 पे ना मिलकर आपको कहां मिलेगी, किसी और पोजीशन पे मिलेगी। और किस किस पे डिपेंड करेगा, म्यू पे, टी पे, बाकी डी और डी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। क्लियर है वाली चीज, बात समझ में आता है? थोड़ा सा इस वाली चीज को नोट कर लिया आपने, ये वाली चीज यहाँ तक लिख ली थी। ये इसका पार्ट डिफरेंस हो गया म्यू माइनस 1 t वाला। हाँ, ये ये नोट नहीं कर लिया, कहाँ तक किया, डेल्टा लैम्डा, हाँ तो बस वही है बात लिखी। अच्छा हाँ लिखो, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसके बाद हाँ केस फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एन लैम्डा लिखा था आप लोग एन लैम्डा लिख दो, डेल्टा लैम्डा लिखा था आप लोग डेल्टा लैम्डा लिख दो, कुछ भी लिख दो आपकी मर्जी। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में आपने एन लैम्डा लिखा तो एन लैम्डा लिख दो, डेल्टा लैम्डा लिखा तो डेल्टा लैम्डा लिख दो, लिख ले, इक्वल्स टू 0 फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डेल्टा लैम्डा या एन लैम्डा इक्वल्स टू 0, दैट इज एक्स डैश इक्वल्स टू, अभी वाला बॉक्स वाला चीज लिख लो, this shows that central bright fringe is not obtained at x equals to 0. Central bright fringe is not obtained at x equals to 0. Instead, at this position, x equals to 0. instead, instead at this position, या at the above position, ठीक है। Similarly, all the fringes will be displaced from their original position when a glass slab is introduced. Then a glass slab is introduced. ठीक है, ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इतने रखते हैं उसके लिए, बाकी कल करते हैं, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 मतलब सीख वाक्य एक्स इक्वल टू 0 पे नहीं मिल रहा है बल्कि कहीं और मिल रहा है। हाँ भैया वो मैक्स बॉन्ड इंटरप्रिटेशन क्या है? हैं, मैक्स बॉन्ड इंटरप्रिटेशन मैक्सवेल आता है
हाथ से नहीं डाल देंगे मेरा आता है वो। मैक्सवेल्स इंटरप्रिटेशन